हेलो दोस्तों, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एग्जामपुर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आपको पता है, थंबनेल से आपने देख लिया होगा, आज फिर हम एक धमाकेदार टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लवणता या सैलिनिटी। आपकी लवणता या सैलिनिटी से एक क्वेश्चन यूपी टेट परीक्षा में पूछा जा चुका है और एच टेट, पी टेट इत्यादि बहुत सारी परीक्षाओं में लवणता नामक टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया है। तो धमाकेदार टॉपिक है, बहुत अच्छी शुरुआत करेंगे। जल्दी से आ जाइए फटाफट से। प्रिया सिंह जी, गुड्डी यादव जी, सतीश प्रीति जी, नेहा सिंह जी, वंदना राव जी, नीरज पंडित जी, सभी का क्लास में स्वागत है। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, गुड आफ्टरनून, सभी लोगों का स्वागत है। और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास से जुड़ सकें और इस ज्ञान गंगा का आनंद ले सके, इस ज्ञान गंगा में नहा सके। जल्दी से जल्दी शेयर करिए, मेरी बात मानिए फटाफट से। इस पुण्य से आप पीछे ना हटे, शेयर करिए। शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और इस पुण्य कर्म का फल आपको भी मिलेगा। जल्दी से जल्दी शेयर करिए। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज जो टॉपिक हमको स्टार्ट करना है वो है लवणता। लवणता जिसको कहते हैं सैलिनिटी, जिसको बोलते हैं सैलिनिटी। क्या बोलते हैं जिसको? सैलिनिटी या लवणता बोलते हैं। देखिए, सैलिनिटी या लवणता क्या है? दूसरे शब्दों में सैलिनिटी या लवणता को खारापन बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? खारापन। देखिए मैं लिखता हूं यहां, दूसरे शब्दों में इसको बोला जा सकता है खारापन। होता क्या है लवणता? होती क्या है? समुद्री जल के भार और उसमें घुले हुए लवणों के भार का जो अनुपात होता है उसी को लवणता कहते हैं। यानी कि समुद्री जल का भार, समुद्री जल का भार तथा उसमें घुले हुए लवणों के भार के अनुपात को लवणता कहा जाता है। को क्या कहा जाता है? लवणता या सैलिनिटी कहा जाता है। यानी कि लवणता क्या है? एक अनुपात है किस किस के बीच? समुद्री जल के भार और उसमें घुले हुए लवणों के भार के बीच जो अनुपात है उसी को हम क्या कहते हैं? लवणता या सैलिनिटी। देखिए, जिस प्रकार समझने का प्रयास करिएगा आप, लवणता को हम ग्राम प्रति 1000 ग्राम में मापते हैं। ग्राम प्रति 1000 ग्राम, ग्राम प्रति 1000 ग्राम में मापते हैं। जिस प्रकार दूध को लीटर में, चीनी को किलो में, इस प्रकार मापा जाता है, उसी प्रकार जो लवणता है या खारापन है उसको हम ग्राम प्रति 1000 ग्राम में मापते हैं। और इसका जो साइन होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। देखिए, ये लवणता को मापने का साइन है। अच्छा, मैं इसको अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। देखिए, अगर किसी जगह पर समुद्र की लवणता लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है? समुद्र की लवणता। समुद्र की लवणता क्या लिखी हुई है? 30 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। क्या लिखा हुआ है? 30 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 1000 ग्राम जल में, 1000 ग्राम जल में, 30 ग्राम लवण घुला हुआ है। लवण घुला हुआ है। यानी कि अगर किसी स्थान की लवणता 30 ग्राम प्रति 1000 ग्राम इस साइन से प्रदर्शित की गई है तो इसका तात्पर्य है कि उस समुद्र के, उस जलीय क्षेत्र के 1000 ग्राम पानी में 30 ग्राम लवण घुले हुए हैं। यानी कि उसमें 970 ग्राम पानी है और 30 ग्राम लवण है। 970 ग्राम क्या है? शुद्ध पानी और 30 ग्राम लवण है, तब जाके लवणता क्या कहलाएगी? 30 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। विनय गुर्जर जी, गोलू मोलू जी, अंजलि मलिक जी,
विष्णु शर्मा जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जल्दी से जल्दी आ जाइए, आप सबका स्वागत है क्लास में। और ये लवणता नामक टॉपिक चल रहा है। लवणता की मैं परिभाषा बता रहा हूं कि लवणता को दूसरे शब्दों में हम खारापन कह सकते हैं, और समुद्री जल के भार और उसमें घुले हुए लवणों के भार का जो रेशियो है, जो अनुपात है, उसी को हम क्या कहते हैं, लवणता। और लवणता को किससे डिनोट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, ग्राम प्रति 1000 ग्राम। इसका जो ग्राम प्रति 1000 ग्राम का साइन है वो कुछ इस प्रकार है, ये रहा। और अगर किसी स्थान पर लवणता इतनी दे रखी है तो इसका मतलब है कि उस स्थान पर जो उस क्षेत्र में, जलीय क्षेत्र में 1000 ग्राम जल में 30 ग्राम लवण घुला हुआ है। चलते हैं हम आगे, जो अन्य तथ्य, अन्य पॉइंट्स, अन्य क्वेश्चंस लवणता से बन सकते हैं उनकी हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़े तो देखिए, लवणता को मापने वाला यंत्र कौन सा है, आखिरकार किस मशीन के द्वारा, किस यंत्र के द्वारा लवणता को मापा जा सकता है। तो लवणता मापी यंत्र जो है, देखिए लवणता मापी यंत्र कौन सा है, सेलिनोनेक्टर। सेलिनोनेक्टर नामक यंत्र जो है, या इसको कह लीजिए लवणता मापी यंत्र, उसको सेलिनोनेक्टर कहते हैं। इसके द्वारा समुद्री लवणता को मापा जा सकता है। क्या क्या किया जा सकता है, समुद्री लवणता को मापा जा सकता है। किसके द्वारा, किस यंत्र के द्वारा, सेलिनोनेक्टर यंत्र के द्वारा। किसके द्वारा, सेलिनोनेक्टर यंत्र के द्वारा समुद्री लवणता को मापा जा सकता है। अच्छा चलिए हम एक उदाहरण और आपको देते हैं। मान लीजिए ये पृथ्वी का ग्लोब है, ये पृथ्वी का ग्लोब है, और इस पृथ्वी के ग्लोब पर कोई 3 स्थान है, ए, बी और सी। ये 3 स्थान पृथ्वी के ग्लोब पर हैं, 3 प्लेसेस हैं, मैंने उनको नाम दे दिया ABC। और यहां पर भी लवणता 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम है, बी पर भी लवणता 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम है, और सी पर भी लवणता 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम है। यानी कि ये तीनों स्थान ऐसे हैं जहां समुद्री लवणता बिल्कुल समान है। और अगर इन तीनों स्थानों को मिलाने के लिए कोई इमेजिनरी लाइन या काल्पनिक रेखा खींची जाएगी तो उस काल्पनिक रेखा को हम क्या कहेंगे, बताइए, समलवण रेखा। समलवण रेखा या आइसोहेलाइन। तो यहां आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल गए। एक क्वेश्चन बन सकता है लवणता से कि लवणता को किस यंत्र के द्वारा मापा जा सकता है, तो आप आंसर लगाएंगे सेलिनोनेक्टर यंत्र। किसके द्वारा, लवणता मापी यंत्र या सेलिनोनेक्टर के द्वारा। अगर क्वेश्चन आए कि पृथ्वी के ग्लोब पर समान लवणता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, तो आप तुरंत आंख बंद करके आंसर लगाएंगे समलवण रेखा। इंग्लिश में इसको कहते हैं आइसोहेलाइन। क्या बोलते हैं, आइसोहेलाइन। चलिए आपको 3 पॉइंट की जानकारी हो गई, यानी कि आप लवणता की परिभाषा भी जान गए, लवणता को किससे मापते हैं ये भी जान गए, और पृथ्वी के ग्लोब पर समान इस लवणता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है ये भी जान गए। चलते हैं आगे बढ़ते हैं अब इससे। देखिए अगर हम आगे की चर्चा करें तो देखिए, जिस स्थान पर लवणता ज्यादा होती है, अगर किसी स्थान पर लवणता ज्यादा है किसी सागर में, तो पहली बात तो वो देर से जमेगा, या आप कह सकते हैं कि अधिक लवणता युक्त जल देर से जमता है। दूसरा, इसका प्रभाव, अगर किसी स्थान पर लवणता ज्यादा है तो वाष्पीकरण न्यून होगा। न्यून का मतलब कम से कम होगा। आप जानते हैं लवणता ज्यादा होगी तो पानी में क्या ज्यादा होगा, नमक, और शुद्ध पानी की मात्रा कम होगी। और वाष्पीकरण का मतलब क्या होता है, वाष्पीकरण का मतलब है पानी का भाप बनकर ऊपर उठना। जब पानी कम है तो जाहिर सी बात है पानी भाप बनकर कम उठेगा, इसका मतलब क्या है, वाष्पीकरण कम हो जाएगा। यानी कि अगर किसी स्थान पर जल में लवणता ज्यादा है तो वहां वाष्पीकरण कम होगा, और अगर लवणता ज्यादा है तो सागर जिसमें लवणता ज्यादा है वो देर से जमेगा। इसके अतिरिक्त इसका तीसरा प्रभाव क्या है कि अगर किसी स्थान पर लवणता ज्यादा है, अगर लवणता ज्यादा है तो पानी का घनत्व अधिक होगा। पानी का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो क्या होगा, अधिक होगा।
यानी कि 3 चीज मैंने यहां पर आपको समझाई। अधिक लवणता होने का परिणाम ये तीनों चीजें होती हैं। पानी का डेंसिटी बढ़ती है, वाष्पीकरण मिनिमम हो जाता है और पानी देर से जमता है। क्या है? पानी देर से जमता है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लवणता से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की, लवणता से संबंधित कुछ अन्य एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। चलिए थोड़ा सा आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने सखा संबंधी साथियों को जोड़िए क्लास में, जिससे कि मेरी मेहनत वसूल हो सके। क्या है? मेरी मेहनत को वसूल करिए फटाफट से, थोड़ा जोड़िए जल्दी से जल्दी सखा साथियों को। कपिल दीक्षित जी, स्वागत है आपका क्लास में। बहुत दिनों बाद आप दिखे। अवनीश दिवाकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना बहुमूल्य समय हमें दे रहे हैं आप। चलिए ठीक है, चलते हैं। आप सभी लोग अपने इस वीडियो को जरा एक बार शेयर जरूर कर दीजिए फटाफट से। रवि शर्मा जी, हौसला बढ़ाने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए एक समुद्र के अंदर कितने प्रकार के लवण पाए जाते हैं, इसको लेकर एक अभियान चलाया गया जिसका नाम था चैलेंजर अभियान। कौन सा अभियान? चैलेंजर अभियान चलाया गया। चैलेंजर अभियान, चैलेंजर अभियान समुद्र के अंदर पाए जाने वाले लवणों की खोज के लिए, यानी कितने प्रकार के लवण, कितने प्रकार के नमक समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, इसकी खोज के लिए एक अभियान चलाया गया जिसका नाम था चैलेंजर अभियान। और इस चैलेंजर अभियान के दौरान डिटमार महोदय ने, किन्होंने? डिटमार महोदय ने ये पता लगाया, क्या पता लगाया? डिटमार महोदय ने पता लगाया कि समुद्र के अंदर लगभग 47 प्रकार के लवण पाए जाते हैं। समुद्र के अंदर लगभग 47 प्रकार के लवण पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 47 टाइप्स के, जिसमें से सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले लवणों की हम बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम क्वांटिटी जिन जिन लवणों की समुद्र के अंदर होती है उसकी चर्चा कर रहे हैं। देखिए नंबर 1 पर जो लवण आता है, सबसे ज्यादा मात्रा जिस लवण की होती है नंबर 1 पर, देखिए उसी की चर्चा हम करने वाले हैं। तो हमने बताया आपको कि चैलेंजर अभियान के दौरान डिटमार महोदय ने पता लगाया कि समुद्र के अंदर कितने प्रकार के लवण हैं? 47। और 47 प्रकार के लवणों में पहला नंबर आता है सोडियम क्लोराइड का। किसका आता है? सोडियम क्लोराइड का। और सोडियम क्लोराइड की मात्रा समुद्र के अंदर लगभग 77.8% है। दूसरा नंबर आता है मैग्नीशियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम क्लोराइड का। और मैग्नीशियम क्लोराइड की मात्रा भी समुद्र के अंदर कितनी? 10.9%। ये दूसरा सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला लवण है। और तीसरा स्थान आता है इस श्रेणी में मैग्नीशियम सल्फेट का, मैग्नीशियम सल्फेट का। और मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा समुद्र में लगभग 4.7% पाई जाती है। यानी कि चैलेंजर अभियान के दौरान डिटमार महोदय ने ये जो बताया था, वो क्या बताया था? 47 प्रकार के लवण पाए जाते हैं और उन 47 प्रकार के लवणों में सबसे ज्यादा मात्रा जो है 77.8% सोडियम क्लोराइड की, दूसरा मैग्नीशियम क्लोराइड की और तीसरा मैग्नीशियम सल्फेट की। तीनों का परसेंटेज समुद्र के अंदर जो पाया जाता है उसको मैंने यहाँ आपके सामने लिख दिया है। और एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो सोडियम क्लोराइड है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला लवण है। ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। समुद्र के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? आप आंसर लगाएंगे सोडियम क्लोराइड। कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। ये पूछा हुआ प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न, ध्यान रखिएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट का नाम भी आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये आ चुका है और इनके आने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं कि सागरों में लवणता, औसत लवणता कितनी है, महासागरों में औसत लवणता कितनी है, सागरों तक लवणता पहुंचाने का मुख्य स्रोत क्या है, कैसे लवणता सागरों तक पहुंचती है, इस चीज की चर्चा करते हैं। देखिए, अगर इस चीज की चर्चा करें, देखें सागरों में जो लवणता होती है वो होती है 33 ग्राम प्रति 1000 ग्राम से लेकर 37 ग्राम प्रति 1000 ग्राम तक। सागरों की जो औसत लवणता है वो 33 ग्राम प्रति 1000 ग्राम से 37 ग्राम प्रति 1000 ग्राम तक होती है। और अगर हम महासागरों की औसत लवणता की बात करें तो महासागरों में जो औसत लवणता है वो भी इनके बीच में ही है, 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। अगर क्वेश्चन आता है कि महासागरों में जो औसत लवणता है वो कितनी है, तो आप 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम आंसर लगा देंगे आंख बंद करके। अब हम बात करते हैं कि सागरीय लवणता का स्रोत क्या है, आखिरकार कहां से सागरीय लवणता सागरों तक पहुंचती है, यानी कि सागरीय लवणता का स्रोत, लवणता का स्रोत। देखिए, सागरीय लवणता का स्रोत जो है वो महाद्वीप है। क्या है? सागरीय लवणता का स्रोत जो है वो महाद्वीप है। और महाद्वीपों से नदियों के माध्यम से, किसके माध्यम से? नदियों के माध्यम से, नदियों द्वारा, महाद्वीपों से नदियों द्वारा लवणता को सागरों तक पहुंचाया जाता है। एक क्वेश्चन बन सकता है कि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है, तो आप आंसर लगाएंगे महाद्वीप। और महाद्वीपों से नदियों के द्वारा इस लवणता को सागरों तक पहुंचाया जा सकता है। क्या है? नदियों द्वारा इस लवणता को सागरों तक पहुंचाया जाता है, यानी कि सागरों तक लवणता पहुंचाने का जो मुख्य स्रोत है वो क्या हो गया? नदियां हो गई। सागरों तक लवणता को पहुंचाए जाने का जो मुख्य स्रोत हो गया वो क्या हो गया? नदियां। नदियां महाद्वीपीय लवणता को सागरों तक पहुंचाती हैं। लेकिन एक क्वेश्चन यहां बनता है, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से गौर से सुनिएगा। मुस्कान जी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून मुस्कान जी, वंदना राव जी, गौतम जी, अनमोल जी, विष्णु शर्मा जी, सभी का स्वागत है। वंदना भारती जी, सभी का स्वागत है। देखते रहिए, अनावश्यक कमेंट से बचिए, पढ़ाई पर ध्यान लगाइए। देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा था कि नदियां लवणता को सागर तक पहुंचाती हैं, ये उनका मुख्य स्रोत है सागरीय लवणता को सागरों तक पहुंचाने का। लेकिन ध्यान रखिए, अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उस पर विशेष ध्यान दीजिए, फोकस करिएगा। लेकिन नदियों द्वारा सर्वाधिक मात्रा में लाया गया लवण, सर्वाधिक मात्रा में लाया गया लवण कौन सा है भाई? मैंने भी अभी बताया कि महाद्वीपों से लवणता को सागरों तक कौन पहुंचा रहा है? नदियां। लेकिन नदियां जिस लवण को सागरों में सबसे ज्यादा मात्रा में पहुंचा रही हैं, उस लवण का नाम क्या है? कैल्शियम। क्या नाम है उसका? कैल्शियम। और कैल्शियम कितने परसेंट पाया जाता है नदियों के जल में? 60%। यानी कि नदियां जो लवण लेके आ रही हैं उसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है? कैल्शियम की। कितनी? कैल्शियम की। और जबकि ये कैल्शियम अगर समुद्र में देखा जाए तो मात्र 2% है। और समुद्र के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड की मात्रा भी हमने बताई आपको कितनी है? 78%। यानी कि नदियां लवणता को मुख्य रूप से पहुंचा रही हैं, लेकिन नदियों ने जो सबसे ज्यादा मात्रा में जिस लवण को पहुंचाया वो कैल्शियम है। पहुंचा कैल्शियम को ज्यादा रही है, लेकिन समुद्र में कैल्शियम की मात्रा मात्र 2% है। और समुद्र में जो पाया जाता है सबसे ज्यादा लवण वो कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। अब आप चक्करगिन्नी हो गए होंगे, सर चक्कर क्या है, आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है कि नदियां पहुंचा रही हैं सबसे ज्यादा कैल्शियम को और वहां समुद्र में मिल रहा है सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड? आखिरकार ये कैल्शियम कहां गया, कहां चला गया कैल्शियम, कहां भाग गया, कहां गायब हो गया? और इस चीज की अगर हम बात करें कि कैल्शियम कहां चला गया, तो देखिए, जब बचपन को याद करिए, बचपन को एक बार याद करिए, जब हम छोटे थे तो मिट्टी खाते थे।
कई बार अभी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, भांजे भांजी हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, दीवारों को चाटते हैं, क्योंकि अब मिट्टी कम हो गई है शहरों में। तो दीवारों को चाटने का मतलब क्या है, क्या किस चीज की कमी के कारण दीवारों को चाट रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं? कैल्शियम की कमी के कारण। शरीर में जब कैल्शियम की कमी होती है तो हम लोग हमारे जो बच्चे हैं वो मिट्टी खाते हैं। ठीक इसी प्रकार जो कैल्शियम नदियां सागरों तक पहुंचा रही हैं, उसका उपयोग समुद्री जीव तथा वनस्पतियां कर लेती हैं। समुद्री जीव तथा वनस्पतियां कर लेती हैं। ये दोनों जो है नदियों के द्वारा सर्वाधिक मात्रा में लाए गए कैल्शियम का उपभोग कर लेती हैं, उसको खा लेते हैं। और जब कैल्शियम खा लिया जाएगा तभी तो इसकी मात्रा समुद्र में कितनी बचेगी, मात्र 2%। और सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाएगा फिर, NaCl। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से लिख के बताइए फटाफट से, कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि नहीं आया आपको? वेरी गुड, थैंक यू। अभिषेक पाल जी, आपको याद नहीं है? खाई तो जरूर होगी, जरूर खाई होगी निश्चित तौर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और आगे बढ़ते हुए अब हमें चर्चा करनी है कि किन अक्षांशों के बीच लवणता सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। पृथ्वी पर किन अक्षांशों के बीच लवणता सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, इस चीज की चर्चा करनी है। देखिए, अगर हम चर्चा करें देखिए, पृथ्वी पर सबसे पहले हम आपको बताएंगे, ये पृथ्वी आपकी, और पृथ्वी पर ये आपका इक्वेटर है, 0 डिग्री की रेखा। मैंने आपको बताया पिछली क्लासेस के अंतर्गत कि ये 0 डिग्री की रेखा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहलाती है। और जो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है, यहां पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत चमकती हैं। क्या चमकती हैं? सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत चमकती हैं, सीधी सीधी पड़ती हैं। इसके कारण इस स्थान को ज्यादा हीट प्रोवाइड करती हैं, ज्यादा गर्मी प्रोवाइड करती हैं। और यही कारण है कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में सालों भर एक ही ऋतु रहती है, यहाँ कभी भी ऋतु परिवर्तन नहीं होता। और ऋतु कौन सी होती है? गर्मी की ऋतु। 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के आसपास यहाँ पर रहता है। अब अगर दूसरे तथ्यों की ओर, दूसरे पॉइंट्स की ओर देखें तो ये 90 डिग्री साउथ और ये 90 डिग्री नॉर्थ है, यानी कि ये उत्तरी ध्रुव और ये वाला दक्षिणी ध्रुव है। अगर हम लवणता के अक्षांशीय विस्तार की चर्चा करें तो आप देखिए कि अगर हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो लवणता घटती चली जाएगी। क्या मैंने समझाया कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता क्या होगी? लवणता घटेगी। लवणता क्या होगी? लवणता घटेगी। यानी विषुवत रेखीय क्षेत्रों से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर अगर हम जाएंगे, इक्वेटर से पोल्स की तरफ अगर हम जाएंगे, चाहे नॉर्थ पोल की ओर जाएं चाहे साउथ पोल की ओर, तो निश्चित तौर पर क्या होगा? सैलिनिटी या लवणता डिक्रीज होती चली जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये मत समझिएगा आप कि सबसे ज्यादा लवणता, मैक्सिमम सैलिनिटी विषुवत रेखीय क्षेत्रों में पाई जाती है। सबसे ज्यादा लवणता विषुवत रेखीय क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है, ये ध्यान रखिए आप। सबसे ज्यादा लवणता कतई नहीं पाई जाएगी विषुवत रेखीय क्षेत्रों में। देखिए, अभी हम आपको क्या समझा रहे हैं कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाओगे तो लवणता घटेगी, लेकिन विषुवत रेखीय क्षेत्रों में सर्वाधिक लवणता नहीं पाई जाती है। यानी कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा लवणता नहीं पाई जाती। आखिरकार क्यों नहीं पाई जाती सबसे ज्यादा लवणता, ये आपको बताना है। देखिए, जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि विषुवत रेखीय क्षेत्र सालों भर गर्म रहते हैं।
अब जब सालों भर गर्म रहेंगे, गर्मी अधिक पड़ेगी तो जाहिर सी बात है वाष्पीकरण, इवेपोराइजेशन होगा, यानी पानी भाप बनकर ऊपर उड़ जाएगा। और जब पानी भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा तो लवणों की मात्रा समुद्र में बढ़ जाएगी, तो लवणता बढ़नी चाहिए। लेकिन इन विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में प्रतिदिन वर्षा होती है, प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच प्रतिदिन वर्षा होती है। और अधिक वर्षा के कारण जो वाष्पीकरण हुआ है उसका प्रभाव, उसका महत्व घट जाता है और समुद्र में लवणता नहीं बढ़ पाती। क्या है? अधिक वर्षा के कारण विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में क्या होता है? अधिक वर्षा के कारण लवणता ज्यादा नहीं होती, सबसे ज्यादा नहीं होती, सर्वाधिक नहीं होती। कहां पर? विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैंने अभी आपको बताया कि विषुवत-रेखीय क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता घटती है, लेकिन विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा लवणता नहीं पाई जाती। और इसका मुख्य कारण क्या है? वर्षा का अधिक होना। क्या? वर्षा का अधिक होना। वाष्पीकरण अधिक होता है लेकिन उसके प्रभाव को वर्षा घटा देती है। जब अब आप कह रहे होंगे विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में अधिक वर्षा नहीं होती, तो सर आप बताइए किन अक्षांशों में सबसे ज्यादा वर्षा देखने को मिलती है? अब उसी चीज की चर्चा हम करने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। सबसे ज्यादा लवणता किन अक्षांशों में पाई जाती है? अब उस चीज की हम चर्चा करने वाले हैं। ये याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताने जा रहा हूं। अब तो चलते हैं, हम सबसे अब चर्चा करते हैं कि किन अक्षांशों के बीच लवणता सबसे ज्यादा पाई जाती है। देखिए, अगर हम बात करें तो आप जानते ही होंगे कि ये 0 डिग्री से ऊपर वाला जो आधा गोला है इसको हम क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री से ऊपर वाले आधे गोले को उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री से नीचे वाला जो आधा गोला है उसको क्या बोलते हैं हम? दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलते हैं इसको? दक्षिणी गोलार्ध। आप इस कॉन्सेप्ट को मैं बार बार आपको समझाता हूं। ये वाला आधा गोला नदर्न हेमिस्फीयर और ये वाला आधा गोला दक्षिणी गोलार्ध या सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। और अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के बीच, क्या 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। यानी कि अगर क्वेश्चन आए कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज्यादा लवणता किन अक्षांशों के बीच है, तो आप आंसर लगाएंगे क्या? उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज्यादा लवणता 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच है। किन के बीच? 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 40 डिग्री नॉर्थ के बीच। अगर हम दक्षिणी गोलार्ध इस क्षेत्र की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है वो 10 डिग्री साउथ से लेकर 30 डिग्री साउथ के बीच पाई जाती है। कितना? 10 डिग्री साउथ से लेकर 30 डिग्री साउथ के बीच। तो सर्वाधिक लवणता दक्षिणी गोलार्ध में कहां पाई जाएगी? 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच। यानी कि देखिए, ये दक्षिणी गोलार्ध की बात हो रही है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज्यादा लवणता कहां पाई जा रही है? देख लीजिए, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज्यादा लवणता 10 डिग्री साउथ से लेकर 30 डिग्री साउथ की अक्षांश रेखाओं के बीच पाई जाती है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बनेगा यहां से, इंपॉर्टेंट है, सुपरटेट, सीटेट, यूपीटेट तीनों के लिए। मैंने अभी आपको बताया कि सबसे जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर अगर हम जाएं, चाहे उत्तरी ध्रुव की ओर जाएं चाहे दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएं, तो लवणता घटेगी, लेकिन विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा लवणता नहीं पाई जाएगी। उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज्यादा लवणता 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज्यादा लवणता 10 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाई जाती है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से आप समझ में आ गया होगा। सतीश प्रीति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फटाफट से लिख कर बताइए। विजय गुर्जर जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में आ रहा है? अनमोल समय दे रहे हैं, लेकिन मैं आपके अनमोल समय की कीमत समझता हूं। आपको किसी भी कीमत पर निराश होने नहीं दूंगा, आपका सिलेक्शन करवा के रहूंगा, ये मेरी जिद है, यही मेरा लक्ष्य है। आपका जब सिलेक्शन होगा तभी मैं चैन की नींद सोऊंगा, तब तक मैं चैन की नींद सोने वाला नहीं हूं। आपको हर हालत में सिलेक्शन दिलवा के रहूंगा, ये मेरी जिद है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए अब हम सीधे अग्रसर हो रहे हैं और अब पृथ्वी पर किन स्थानों पर सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है उनकी चर्चा हम करते हैं। आखिरकार वो कौन से स्थान हैं जिन पर लवणता सबसे ज्यादा पाई जाती है। देखिए पृथ्वी की अगर हम बात करें तो सबसे इस पहले तो हमने बात की अक्षांश रेखाओं की कि सबसे ज्यादा अक्षांश रेखाओं के हिसाब से सबसे ज्यादा लवणता कहां है, तो हमने बताया उत्तरी गोलार्ध में ये और दक्षिणी गोलार्ध में ये। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि वो पर्टिकुलर प्लेस कौन से हैं जहां पर सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है। देखिए नंबर 1 वॉन झील। वॉन झील, और वॉन झील किस देश में? टर्की में। किस देश में? टर्की में। इसमें सबसे संसार की सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है। कितनी? 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। यानी कि टर्की देश में स्थित वॉन झील विश्व में सबसे ज्यादा लवणता वाला स्थान है। क्या? विश्व में सबसे ज्यादा लवणता कहां पाई जाएगी? टर्की की वॉन झील में। कितनी? 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। दूसरा स्थान जो आता है मृत सागर या डेड सी का आता है, और डेड सी किस देश में पड़ता है? जॉर्डन में। किस देश में पड़ेगा? जॉर्डन में। और जॉर्डन के डेड सी में जो लवणता है वो कितनी? 238 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। जॉर्डन के मृत सागर इस क्षेत्र में दूसरी रैंक पर आता है। कितनी लवणता है? 238 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। और इस क्षेत्र में जो तीसरा स्थान आता है वो आता है वृहद खारी झील। वृहद खारी झील यानी कि ग्रेट सॉल्ट लेक। किसका स्थान आता है? ग्रेट सॉल्ट लेक। ग्रेट सॉल्ट लेक। ग्रेट सॉल्ट लेक। और ग्रेट सॉल्ट लेक में कितनी लवणता पाई जाती है? 220 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। 220 ग्राम प्रति 1000 ग्राम लवणता कहां पाई जाती है? ग्रेट सॉल्ट लेक। ये ध्यान रखिएगा, टर्की की वॉन झील एक इंपॉर्टेंट चीज है जहां विश्व में सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है। इससे क्वेश्चन कभी भी पुटअप हो सकता है। सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। और सबसे ज्यादा लवणता वाला स्थान कौन सा है? टर्की की वॉन झील। और सबसे ज्यादा जिन अक्षांशों के बीच लवणता पाई जाती है वो उत्तरी गोलार्ध में 20 से 40 डिग्री अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में 10 से 30 डिग्री अक्षांश है। नोट कर लीजिए, इसको फटाफट से लिख डालिए। नेहा सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। फटाफट से नोट करिए इसको। अवनीश दिवाकर जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपके बहुमूल्य समय को मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा किसी भी कीमत पे, मेरा वायदा है आपसे। आरती पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद मिश्रा जी, अंशी सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। गुड्डी यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलते हैं, अग्रसर होते हैं, बढ़ते हैं अगले तथ्य की ओर। और अगला तथ्य स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है लवणता से संबंधित। अब हम बात करेंगे लवणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं आज। अब इस लवणता के अंतर्गत आपको जो लास्ट तथ्य मिल रहा है, इसके बाद हम एक ट्रिक की ओर चलेंगे और फिर चलेंगे मिसलेनियस की ओर। आज हम मिसलेनियस की टेबल भी कराने वाले हैं, कल की क्लास में वो छूट गई थी, करा नहीं पाए थे समय की सीमा को देखते हुए। अब हम बात करेंगे लवणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। लवणता को प्रभावित करने वाले कारक, लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए वर्षा, वाष्पीकरण, नदियों का आगमन, इसको मैं उधर लिखता हूं, एक मिनट। देखिए वर्षा, वाष्पीकरण, नदियों का आगमन, पवन, समुद्री धाराएं, ये सारी की सारी चीजें समुद्री लवणता को प्रभावित करती हैं। ये सारी की सारी चीज मैंने यहां पर जो लिखी वो सब
सागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। और कैसे प्रभावित करते हैं इस चीज की चर्चा करते हैं। देखिए, अगर किसी स्थान पर वर्षा होगी, किसी स्थान पर वर्षा होगी तो इसका मतलब क्या है कि शुद्ध जल क्षेत्र में बढ़ जाएगा, लेकिन लवणों की मात्रा उतनी ही रहेगी। और जब जल बढ़ेगा, लवण उतने ही रहेंगे, तो लवणों का परसेंटेज गिर जाएगा, और लवणों का परसेंटेज गिरेगा तो इसका मतलब क्या है, लवणता कम हो जाएगी। यानी कि अगर किसी स्थान पर बारिश अधिक हो रही है तो वो लवणता को घटा देगी। अभी अभी मैंने चर्चा की थी विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में कि वाष्पीकरण ज्यादा होता है, लेकिन वर्षा उसके प्रभाव को खत्म कर देती है। यानी कि वर्षा निश्चित तौर पर किसको प्रभावित करती है, लवणता को। अब हम बात करेंगे वाष्पीकरण। वाष्पीकरण अभी अभी हमने आपको बताया था, पानी का भाप बनकर उड़ जाना, इवेपोराइजेशन या वाष्पीकरण कहलाता है। और वर्षा की इंग्लिश क्या है, रेनफॉल। हम उन फैक्टर्स की चर्चा कर रहे हैं जो सैलिनिटी को इफेक्ट करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। दूसरे फैक्टर की ओर चल रहे हैं, इवेपोराइजेशन, वाष्पीकरण। रवि शर्मा जी, वृहद खारी झील यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ग्रेट सॉल्ट लेक किसको बोलते हैं? अरे आप तो परेशान हो गए, मैं आपकी कमेंट देख नहीं पाया। चलिए कोई बात नहीं, अब आपको जवाब मिल गया है। चलिए इसके बाद देखिए, मैं अभी अभी आपसे चर्चा कर रहा था वाष्पीकरण की। मान लीजिए ये कोई बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है और पानी के साथ साथ इसमें लवण भी घुले हुए हैं। क्या है, लवण भी घुले हुए हैं। अगर ये ऊपर छत पर रखा है, कहां पर, ऊपर छत पर, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, गर्मी पड़ेगी, धूप पड़ेगी और पानी भाप बनकर ऊपर उड़ जाएगा। यानी कि पानी की ये वाली जो लेयर है, पानी की ये वाली जो लेयर है वो खत्म हो जाएगी। और इसका मतलब क्या है, पानी कम हो गया, लेकिन जो लवण है वो उतने की उतने हैं। पानी की कमी हो गई लेकिन लवण उतने ही है। वाष्पीकरण के कारण पानी भाप बनकर उड़ गया, लेकिन लवण उतने ही रहे। इसका मतलब क्या है, लवणता बढ़ गई, लवणता बढ़ गई। लवण का मतलब क्या है, लवणता का मतलब क्या है, लवणों का परसेंटेज, उनका अनुपात। जब पानी कम हो जाएगा, लवण उतने रहेंगे, तो निश्चित तौर पर लवणों का अनुपात बढ़ेगा कि नहीं। इसका मतलब लवणता बढ़ गई। तो वाष्पीकरण लवणता को प्रभावित कर रहा है। जिस स्थान पर वाष्पीकरण ज्यादा होगा वहां लवणता बढ़ेगी, और जिस स्थान पर वाष्पीकरण कम होगा वहां लवणता घटेगी। समझ में आया कि नहीं। वाष्पीकरण कम हो रहा है, वर्षा हो गई तो निश्चित तौर पर लवणता घट जाएगी। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट, इसको समझाना है, और अगला पॉइंट है नदियों का आगमन। नदियों का आगमन भी लवणता को प्रभावित करता है। मान लीजिए ये कोई स्थान है और जलीय क्षेत्र है, इसमें लवणों का जो परसेंटेज है वो मैंने मान लिया 20 ग्राम प्रति 1000 ग्राम है। कितना, 20 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। यानी कि पानी में लवणों की जो मात्रा है वो 1000 ग्राम, जल में 20 ग्राम है। लेकिन अचानक से इस क्षेत्र में क्या आ गई, नदी। और नदी क्या लेकर आएगी, विशाल मात्रा में पानी लेकर आएगी, और पानी सीधा गिरा दिया इसने। तो इसका मतलब क्या है, पानी का लेवल बहुत बढ़ गया। पानी का लेवल बहुत बढ़ गया, लवण उतने के उतने रह गए। और जब पानी का लेवल बढ़ेगा और लवण उतने के उतने रह जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, लवणता निश्चित तौर पर घटेगी कि नहीं घटेगी। यानी कि लवणों का अनुपात पानी के मुकाबले कम होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब नदियों का आगमन भी किसी क्षेत्र में लवणता को प्रभावित करता है। अगले उस पर चले हम। अगर हम अगले पॉइंट पर चलेंगे तो अगला जो फैक्टर है वो है पवन। देखिए ये समुद्र है, पानी भरा हुआ है इसमें, और यहां पर भी 20 ग्राम प्रति 1000 ग्राम लवणता में मान लेता हूं। मान लीजिए पवनें चली और पवनों ने क्या दिया, घिस्सा दिया, एकदम घिस्सा दे रही है। पवनें चल रही हैं, पानी को क्या दे रही है, घिस्सा दे रही हैं। और पानी को घिस्सा देने के कारण पानी जो ऊपरी परत है पानी की, वो सीधी सीधी प्रवाहित होने लग गई। किधर, पवन की दिशा में। और जब प्रवाहित होने लगेगी तो पानी की ऊपरी लेयर चली जाएगी प्रवाहित होकर दूसरी जगह पर। यानी कि पानी की ये वाली लेयर जो है, ऊपर वाली लेयर चली गई, यहां से इधर चलने लगी। और जब पानी का लेवल इस जगह पर तटीय क्षेत्र में कम होगा और लवण उतने के उतने बने रहेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि लवणता इस क्षेत्र में बढ़ जाएगी। क्या होगा, लवणता इस क्षेत्र में निश्चित तौर पर बढ़
जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? पवनों ने गिस्सा दिया, धारा चलने लग गई, समुद्री धारा चलने लग गई, और समुद्री धारा जिस स्थान से चलेगी उस स्थान पर लवणता कम होगी, लवणता बढ़ेगी, और जिस स्थान को जाएगी यानी कि पानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जिस स्थान पर एकत्रित होगा, चला जाएगा, उस स्थान पर लवणता कम होगी। यानी समुद्री धारा जिस स्थान से चली यानी कि पानी जिस स्थान से कम हुआ वह लवणता बढ़ गई, और जिस स्थान पर गई यानी पानी की विशाल मात्रा को जिस स्थान पर ले जाकर उसने जमा किया उस स्थान पर पानी की मात्रा बढ़ गई और लवणता कम हो गई। इस प्रकार ये सारी की सारी चीजें जो है लवणता को प्रभावित करती हैं। ये टॉपिक यहीं की यहीं समाप्त। तो इस प्रकार लवणता टॉपिक को पूरी गहराई, पूरी डीपनेस के साथ आपने पढ़ा। एक बार फिर से मैं लवणता से संबंधित जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड तथ्य हैं, उनकी चर्चा करता हूं, उनको आपको याद कराता हूं, जिससे आप उनको याद कर लें। तो आज की क्लास में हमने आपको क्या बताया बच्चों? जल्दी से फटाफट से बताइए। हमने आपको बताया कि लवणता को मापता है कौन, किस यंत्र से मापते हैं? वो यंत्र जिससे लवणता को मापा जाता है वो क्या है? लवणता मापी यंत्र। लवणता मापी यंत्र या सैलिनोनेक्टर यंत्र। सैलिनोनेक्टर यंत्र, इसके द्वारा हम समुद्री लवणता को मापते हैं। दूसरा हमने बात बताया, एक काल्पनिक रेखा की चर्चा की जो पृथ्वी के ग्लोब पर समान सागरीय लवणता वाले बिंदुओं को मिलाती है। वो काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन कौन सी है? उस इमेजिनरी लाइन को कहते हैं समलवण रेखा। क्या कहते हैं? समलवण रेखा या आइसोहेलाइन। क्या बोलते हैं? आइसोहेलाइन। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इनको आप निश्चित तौर पर अनदेखा मत करिएगा, इनको याद कर लीजिएगा। तीसरा पॉइंट हमने जो बताया आपको, वो क्या बताया था? समुद्र के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला लवण, सर्वाधिक मात्रा किस लवण की है? सर्वाधिक मात्रा किस लवण की है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। किसकी? NaCl। कितना? 77.8% मात्रा है इसकी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद हमने बात की कि नदियां सबसे ज्यादा मात्रा में किस लवण को लेकर आती हैं? कैल्शियम को, Ca को। कितने परसेंट में? 60% में। लेकिन इसका उपभोग कौन कर लेते हैं? सागरीय जीव या वनस्पतियां। इसके बाद जो अगला तथ्य है, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में किन बिंदुओं, किन अक्षांश रेखाओं के बीच सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? 20 से 40 डिग्री के बीच। और दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज्यादा लवणता किन बिंदुओं, किन अक्षांशों के बीच पाई जाती है? तो आप आंसर लगाएंगे 10 से 30 डिग्री के बीच। यानी कि 20 से 40 डिग्री नॉर्थ और 10 से 30 डिग्री साउथ के बीच सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है। इसके बाद हमने चर्चा की आपके साथ किस चीज की? इसके बाद हमने चर्चा की आपको सबसे ज्यादा लवणता का स्थान कौन सा है, यानी कि सर्वाधिक लवणता वाला स्थान कौन सा है? सर्वाधिक लवणता वाला स्थान। तो सर्वाधिक लवणता वाला स्थान हमने अभी आपको बताया था, टर्की की वॉन झील, यानी कि वॉन झील, वॉन लेक। और ये कहाँ पाई जाती है? टर्की में। कहाँ पाई जाती है? टर्की में। कितनी लवणता है इसमें? 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनसे सवाल बन सकता है, जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम सीधे चलते हैं मिसलेनियस की ओर। ये टॉपिक मैं पूरी उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। जहां तक महासागरों से संबंधित जितने भी यूपी टेट परीक्षा के अंतर्गत, पीटेट, एसटेट परीक्षा के अंतर्गत जो क्वेश्चन देखने को मुझे मिले, उन सब का सार मैंने यहां पर आपको बता दिया। एक बार उन क्वेश्चंस की चर्चा कर लेते हैं जो अब तक इस सागरीय विज्ञान या समुद्र विज्ञान या महासागरों से पूछे जा चुके हैं। देखिए एक बार क्वेश्चंस। आप भी कहेंगे गुरुजी ने सब कुछ कराया कि नहीं कराया? आपकी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी उन क्वेश्चंस को देखकर। देखिए पहला क्वेश्चन जो यूपी टेट परीक्षा के अंतर्गत पूछा गया, वो क्या पूछा गया कि पृथ्वी पर समुद्र का या जलमंडल का, मैं दूसरे शब्दों में कह रहा हूं, जलमंडल का विस्तार कितना है? का विस्तार कितना है?
बताइए, मैंने पहली क्लास में जब आपको बता दिया था कितना 71% पार्ट पर समुद्री क्षेत्र का जलमंडल का विस्तार है, वहां आंसर था 3/4। कितने क्षेत्रफल पर? 3/4 क्षेत्रफल पर। कितने पर? 3/4 क्षेत्रफल पर समुद्र का विस्तार है। ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन आया कि अफ्रीका और यूरोप को अलग कौन सा करता है? को अलग करने वाला सागर कौन सा है? अलग करने वाला सागर, इसका आंसर है भूमध्य सागर। इसका आंसर है भूमध्य सागर। हालांकि मैंने महासागरों के अंतर्गत सागरों की चर्चा की आपके सामने, लेकिन फिर भी स्पेशली चूंकि सागर से क्वेश्चन आया है, इसीलिए मैं इसको एक स्पेशल चैप्टर के अंतर्गत कल कराऊंगा। कल मैं विश्व के प्रमुख सागर और प्रमुख जल डमरू मध्य, प्रमुख स्ट्रेट्स के बारे में आपको मैप की सहायता से समझाऊंगा कि कौन सा सागर किन किन क्षेत्रों को अलग करता है या किन किन क्षेत्रों को जोड़ता है। तो भूमध्य सागर अफ्रीका और यूरोप के बीच में, या हम कह सकते हैं अफ्रीका और यूरोप दोनों को अलग करता है। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये यूपी टेट परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। इसके बाद तीसरा सवाल जो इस क्षेत्र में पूछा गया वो क्या है? देखिए, वो आज की क्लास में मैंने कराया और उसको आप आसानी से कर लोगे। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? जाने वाला लवण कौन सा है? तो आप आंसर लगा देंगे ना, फटाफट से बता देंगे। NaCl कितने मात्रा में? 77.8% मात्रा में। 77.8% मात्रा में ये पाया जाता है। आप निश्चित तौर पर इन तीनों क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। आपको अच्छा भी लग रहा होगा देख के कि सर कितना हाई लेवल से पढ़ा रहे हैं और क्वेश्चन कितने लो लेवल से आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। ये मैं फ्री वीडियोस की तरह नहीं पढ़ा रहा हूं, किसी भी प्रकार की कोई भी रियायत नहीं दे रहा हूं। जितना ज्ञान है और जितना सफिशिएंट होना चाहिए, जितना ज्यादा से ज्यादा आपको जरूरत है, उतना ज्ञान मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। ये आप बिल्कुल यकीन मानिएगा, बिल्कुल यकीन मान लीजिए, किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं है मेरी मेहनत में। आपकी तरफ से कोताही हो सकती है कि आप वीडियो न देखें, आप अपने यार दोस्तों को न जोड़ें, वीडियो से कम लोगों को जोड़ें जिससे सर का अपमान हो, लेकिन मैं आपका सम्मान बनाने का पूर्ण प्रयास कर रहा हूं। किसी भी प्रकार से आपको यूपी टेट क्वालिफाई कराना है, ये मेरा मिशन है, ये मेरा लक्ष्य है। और मेरे पिछले वीडियोस को देखकर इस चीज को आप समझ भी गए होंगे कि सर की मेहनत में कोई कमी नहीं है। तो यूपी टेट परीक्षा में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनको देखकर आपको लेवल का पता चल गया होगा। चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स ने यूपी टेट में सॉल्व पेपर लगाया होगा। आप बता दीजिए, मैं अगर गलत क्वेश्चंस बता रहा हूं या हल्के क्वेश्चंस बता रहा हूं तो आप जरूर बता दीजिएगा कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया, अभी आपने कराया नहीं। कल की क्लास और ले लीजिएगा, सागरीय विज्ञान कल खत्म कर देंगे और सागर और जल डमरू मध्य की चर्चा कल की क्लास में करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देखना ना भूलिएगा। और एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज रात 10 बजे, कितने? रात 10 बजे, रात 10 बजे मेरी क्लास होने वाली है जिसको कहेंगे महामैराथन क्लास, महामैराथन क्लास। और इस क्लास के अंतर्गत अब तक जितने भी एनवायरमेंटल इश्यूज मैंने यहां पर कराए उन पर चर्चा करूंगा मैं। इसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा पर्यावरण के बारे में, इसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा अम्ल वर्षा के बारे में, इसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा विभिन्न नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। यानी कि बहुत ही लाजवाब, बहुत ही रोचक, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आज रात 10 बजे किसी भी कीमत पर इस क्लास को लेना न भूल जाइएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हूबहू देखने को मिल जाएंगे। पर्यावरणीय मुद्दों पर मैंने महामैराथन की क्लास लगाई है जो 10 बजे स्टार्ट होगी और देखेंगे कितने बजे उसको खत्म करना है। तो जरूर देखिएगा, ध्यान ना भूलिएगा।
चले अब हम चलते हैं एक मिसलेनियस की टेबल की ओर, यानी कि हम आपको बताएंगे आज विविध की एक टेबल जो 2 या 3 दिनों से हम लोग करा नहीं पाए हैं। तो देखिए विविध की ओर हम लोग चलते हैं और विविध में आज हम कुछ देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय रेखाओं की चर्चा करने वाले हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाओं की चर्चा आज हम करने वाले हैं। किन देशों के बीच कौन सी सीमा रेखा है और उसको किस विशेष नाम से जाना जाता है, इस चीज की चर्चा हम करने वाले हैं। देखिए पहला नंबर मैं लूंगा मैकमोहन रेखा का, और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। किस किस के बीच? भारत और चीन के बीच है। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण रेखा है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच है। तीसरा जो रेखा है वो है ड्यूरंड रेखा, ड्यूरंड रेखा, ये भारत और अफगानिस्तान के बीच है, भारत और अफगानिस्तान के बीच है। कुछ पुस्तकों में इसको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बताया गया है, लेकिन पीओके किसका हिस्सा है? भारत का। और अफगानिस्तान जिस क्षेत्र में टच करता है वो किस क्षेत्र में कर रहा है? पीओके क्षेत्र में, इसीलिए मैंने यहां पर भारत और अफगानिस्तान लिखा है, लेकिन कुछ पुस्तकों में सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा भी बताया गया है। इसके बाद देखिए मैनहीम रेखा, मैनहीम रेखा रूस व फिनलैंड, रूस और फिनलैंड के बीच मैनहीम रेखा पाई जाती है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ेंगे हम, मैगीनॉट रेखा, मैगीनॉट रेखा, मैगीनॉट रेखा यह पाई जाती है जर्मनी और फ्रांस के बीच, जर्मनी और फ्रांस के बीच। इसके बाद आपकी छठवीं आती है 17वीं समानांतर रेखा, 17वीं समानांतर, 17वीं समानांतर का मतलब है 17th पैरेलल, और ये पाई जाती थी उत्तरी व दक्षिणी वियतनाम के बीच, वियतनाम के बीच, जो अब एक हो चुके। 7वां 38वीं समानांतर रेखा, 38वीं समानांतर रेखा, और यह पाई जाती है उत्तरी व दक्षिणी कोरिया के बीच, उत्तरी व दक्षिणी कोरिया के बीच। इसके बाद आता है 8वां महत्वपूर्ण रेखा, और वो है 49वीं समानांतर रेखा, 49वीं समानांतर रेखा, और 49वीं समानांतर रेखा यूएसए व कनाडा के बीच पाई जाती है। किसके बीच? यूएसए व कनाडा के बीच पाई जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय रेखा हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकता है। रेड क्लिफ रेखा किन के बीच में? मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में? आपका ड्यूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में? मैनहीम, मैगीनॉट, हिंडनबर्ग, 17वीं समानांतर, 38वीं समानांतर और 49वीं समानांतर रेखा किन देशों के बीच मौजूद है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। इसको आप बिल्कुल भी नोट करना न भूलिएगा, जल्दी से फटाफट से इसको नोट कर लीजिए जिससे कि हम आगे बढ़ सके। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, और अब हम अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम बात क्या करें, टाइम की, समय की मजबूरी है, समय बहुत जल्दी हो जाता है, क्या करें, और वक्त की मजबूरी होने के कारण इस क्लास को हमें यहीं पर रोकना पड़ रहा है। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आपने मुझे इतना बहुमूल्य समय अपना प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। इन क्लासेस को, इन वीडियोस को आप देखना कतई न भूलिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक ये रहेगा। कल फिर एक धांसू टॉपिक के साथ, एक तूफानी टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे 3 बजे, लेकिन आज रात 10 बजे की क्लास देखना कतई मत भूलिएगा। पर्यावरणीय मुद्दों को मैं कराऊंगा। जय हिंद, जय भारत।